नमस्ते बच्चों। ये वर्कशीट कक्षा 9 एवं कक्षा 10 दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें मुख्य विषय जश्तु संधि लिया गया है। जश्तु संधि व्यंजन संधि का एक भेद होता है। व्यंजन संधि क्या होती है? जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। 3 प्रकार की संधियों के लक्षण क्या हैं? स्वर संधि का लक्षण क्या होता है? संधि के पूर्व स्वर और संधि के बाद भी स्वर। तो दोनों स्थितियों में स्वर, दोनों तरफ स्वर होने पर स्वर संधि होती है। और व्यंजन संधि कब होती है? जब संधि के पूर्व व्यंजन हो और संधि के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि होती है। अब तीसरी संधि जो विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि में का लक्षण है कि संधि के पहले हमेशा विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन होता है। ये प्रमुख लक्षण हैं इन तीनों संधियों के। अब हम संधि को पढ़ रहे हैं। जश्तु संधि जो है व्यंजन संधि का भेद है। किसका भेद है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कई प्रकार के भेद होते हैं। उसमें से एक प्रमुख भेद है जश्तु संधि। इसको हम लोग कई बार गलत उच्चारण करते हैं, जशत्व बोल देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ज और उसके बाद हम लिखते हैं आधा श, फिर आधा त और फिर व। तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा जश्त्व, जश्त्व संधि। आइए इसको समझते हैं कि जश्तु संधि, व्यंजन संधि के भेद जश्तु संधि में क्या होता है। देखिए यहाँ पर जश्तु संधि के बारे में संस्कृत व्याकरण में क्या कहा गया है कि संस्कृत व्याकरण में झलाम जशोंते, झलाम जश झषि, ये 2 सूत्र बताए गए हैं। अगर आपको जश्तु संधि को समझना है तो आपको ये 2 सूत्र पढ़ने होंगे, झलाम जशोंते और झलाम जश झषि। ये 2 सूत्र आपने पढ़ लिए तो आपको जश्तु संधि आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए उपयोगी, जो परीक्षोपयोगी भी है, व्यवहारोपयोगी भी है, वो सूत्र है झलाम जशोंते, झलाम जशोंते। इसलिए हम यहाँ पर झलाम जशोंते सूत्र का प्रयोग ही समझेंगे। अब झलाम जशोंते सूत्र का अभिप्राय क्या है? ये सूत्र कहता क्या है कि ये कहता है कि संधि के पहले झल प्रत्याहार के वर्णों में से कोई एक वर्ण हो। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि संधि समझने के लिए हमें 3 स्थितियों को समझना आवश्यक है कि संधि के पूर्व कौन सा वर्ण है, संधि के बाद कौन सा वर्ण है, जब इन दोनों वर्णों की संधि होती है तो परिवर्तन क्या होता है। यह तीनों बातें हमको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको लक्षण बताया गया है कि संधि के पहले झल प्रत्याहार के वर्णों में से कोई एक वर्ण हो। अब झल प्रत्याहार क्या होता है हम आगे समझेंगे। और संधि के बाद क्या हो? कोई भी स्वर हो अथवा व्यंजन हो। इनमें से कोई भी स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा क्या? तो संधि के पहले वाला वर्ण, यानी संधि के पूर्व जस्ट पहले जो वर्ण है उसके स्थान पर क्या परिवर्तन होता है? तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी आप जानते हैं व्यंजन जो होते हैं वो वर्गों में विभाजित होते हैं। जैसे व्यंजन का प्रारंभ क से होता है, क ख ग घ ङ। ये पहला क वर्ग है, दूसरा च वर्ग है, तीसरा ट वर्ग है, चौथा त वर्ग है और पांचवा प वर्ग है, फिर श वर्ग है, फिर य वर्ग है। लेकिन झल प्रत्याहार में कौन से वर्णों का बोध होता है, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए सूत्र में आपके लिए 2 नए पद आए हैं। प्रथम झल प्रत्याहार और द्वितीय जश प्रत्याहार।
यानी इन दो प्रत्याहारों को समझना है। प्रत्याहार को एक दृष्टि में यदि समझना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रत्याहार कुछ वर्णों का एक साथ बोध करा देते हैं। यदि हमको माहेश्वर सूत्र जो 14 प्रकार के होते हैं उनका ज्ञान है तो हम इन प्रत्याहारों से, झल प्रत्याहार से कितने वर्णों का बोध होगा 1 सेकंड में हम समझ सकते हैं। अब यदि हमें उसका ज्ञान नहीं है तो आइए हम इसमें आने वाले वर्णों को समझते हैं। देखिए, झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क, ख, ग, घ, ये चारों वर्ण झल प्रत्याहार में आते हैं। यानी क वर्ग में से 1 से 4 जो वर्ण हैं वो झल प्रत्याहार में आते हैं। फिर च वर्ग आता है, उसमें भी पहले 4 वर्ण, फिर ट में से भी 4 वर्ण, त में 4 वर्ण, त वर्ग में, और प वर्ग में भी 4 वर्ण, उसके बाद श वर्ग में भी 4 वर्ण। ये सारे कौन से प्रत्याहार में आते हैं? झल प्रत्याहार में। यदि आपसे कहीं भी पूछा जाए कि झल प्रत्याहार के वर्णों के बारे में बताइए, तो हम इन वर्गों के बारे में हम कहेंगे कि पांचों वर्ग और जो श वर्ग है ये 6 वर्गों के 24 वर्ण झल प्रत्याहार में आते हैं। तो झल प्रत्याहार मात्र बोलने से इन 24 वर्णों का बोध होता है। अब हम जश प्रत्याहार को समझें। जश प्रत्याहार जब हम कहते हैं तो हमको ग, ज, ड, द, ब इन वर्णों का बोध होता है। अब ये कौन से वर्ण हैं? देखिए, ये भी झल प्रत्याहार के ही वर्ण हैं। देखिए, झल प्रत्याहार में कहाँ ये आ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट में कि ये तीसरे नंबर के जो वर्ण हैं, ये तीसरे नंबर के वर्ण जो हैं ये जश प्रत्याहार में आते हैं। यानी क वर्ग का जो है ग वर्ण, च वर्ग का ज, ट वर्ग में ड, त वर्ग में द और प वर्ग में ब, ये वर्ण जो हैं ये जश प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। तब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये झल प्रत्याहार का माना जाए या जश प्रत्याहार का माना जाए। तो देखिए बच्चों, हैं तो ये झल प्रत्याहार के भी वर्ण और जश प्रत्याहार के भी वर्ण, तो लेकिन झल प्रत्याहार इनकी सामान्य संज्ञा हुई है और जश प्रत्याहार इनकी विशेष संज्ञा है। तो जैसे एक कक्षा में हम कहते हैं कक्षा 9 में 60 बच्चे हैं और कक्षा 9 में 80% अंकों से पास होने वाले 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पर कक्षा 9 में 60 बच्चे हैं और 80% से अधिक अंक वाले 5 बच्चे हैं। तो ये उन 5 बच्चे हैं तो कक्षा 9 के ही, लेकिन उनकी विशेषता ये है कि वे 80% अंकों से अधिक अंक लेने वाले बच्चे हैं। तो इसी प्रकार जश प्रत्याहार के वर्ण हैं तो झल प्रत्याहार के भी, लेकिन उनकी विशेषता ये है कि ये तीसरे वर्ण हैं और कई जगह संधियों में ये अपने वर्ग के वर्णों को अपने वर्ण में परिवर्तित कर लेते हैं। ये इनकी विशेषता होती है और इस वजह से ये जश नाम से जाने जाते हैं। और इनके प्रभाव के कारण, क्योंकि ये अपने वर्ग के वर्णों को अपने में परिवर्तित कर लेते हैं, इसीलिए इनके नाम पर ये जश तु संधि रखी गई है। जश प्रत्याहार के वर्ण होने के कारण जश तु संधि। आगे बढ़ते हैं। इस संधि को हम अगर निम्न तालिका में देखें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। प्रत्याहार में तो हर वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ पहले वर्ण यानी क वर्ग में से क, च वर्ग में से च, ट वर्ग में से ट, त वर्ग में से त, प वर्ग में से प, इन वर्णों के उदाहरण ही लिए हैं, क्योंकि ये ही उदाहरण सामान्य रूप से प्रयोग में आते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के उदाहरण बहुत कम प्रयोग में आते हैं, बहुत कम व्यवहार में आते हैं।
तो हमने सिर्फ पहले वर्ण के उदाहरण यहाँ पर लिए हैं जो कि सामान्य रूप से आपकी परीक्षा में भी आते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्रम संख्या दी गई है 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए संधि के पहले आने वाले वर्ण, यानी इसमें 5 स्थितियां बन सकती है जश्न संधि में कि संधि के पहले क्या होगा, या तो क होगा, या च होगा, या ट होगा, या त होगा, या प होगा। यही स्थिति हो सकती है। और संधि के बाद में कोई भी स्वर, किसी भी स्थिति, सब जगह ये स्थिति समान है कि संधि के बाद कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन हो सकता है। यानी याद रखने की बात क्या है कि संधि के पहले हर वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो सकता है। यानी हम समझ लें कि क ख ग घ ङ में से क, च छ ज झ ञ में से च, ट ठ ड ढ ण में से ट, त थ द ध न में से त, प फ ब भ म में से प। ये 5 वर्ण जो पहले वर्ण हैं, यदि ये होते हैं तो वे किस वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क वर्ण जो है पहली तालिका में कि क वर्ण जो है ग वर्ण में परिवर्तित हो गया। क का परिवर्तन, इस क का परिवर्तन किस में हुआ है, ग में। और बाद वाले व्यंजन में कुछ परिवर्तन हुआ है, कोई भी स्वर अथवा व्यंजन जो जहाँ था वहाँ पर भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी। यानी हम देखेंगे परिवर्तन को, जब हम देखेंगे क्या हुआ, तो हम देखेंगे कि संधि के पहले वाला वर्ण ही परिवर्तित होता है और सभी स्थितियाँ समान होती है और स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए क्या परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखते हैं, दिक संधि अंबर, दिक और अंबर को जोड़ना है। देखिए यहाँ और संधि के बाद है अ, यानी स्वर है अ। तो अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर क में, क का परिवर्तन, क जो है क वर्ग का है और पहला वर्ण है, तो क का परिवर्तन ग में हो गया और अ इसमें मिल गया, तो ये दिगंबर पद बना। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण आपके च वाला है कि प्रथम वर्ण संधि के पूर्व वर्ण च हो और संधि के बाद स्वर अथवा व्यंजन हो, तो च का परिवर्तन ज में हो जाता है और स्वर या व्यंजन अपनी जगह वैसे ही होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर अच जमा अंत, इसको हमने जोड़ा तो देखिए च के स्थान पर क्या हो गया, ज हो गया। च के स्थान पर ज, और क्योंकि च छ ज तीसरा वर्ण है ज, और ज में हमने अ लिखा, जोड़ा तो अजंतः बना। इसी तरह हम इस उदाहरण को देख सकते हैं कि यहाँ पर अगला हमने तीसरी तालिका में देख रहे हैं कि अगर संधि के पूर्व ट वर्ण हो और बाद में स्वर अथवा व्यंजन हो, तो ट का परिवर्तन ड में हो जाता है और बाद में जो स्वर अथवा व्यंजन वैसे के वैसे रहता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि षट जमा आनवह, षट में देखिए ट है और यहाँ पर आनवह, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये व प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर आनना होता है, आनना न है बच्चों, ये यहाँ पर व नहीं है, न है, आनना, इसको हम पढ़ेंगे आनना। तो अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो ट के स्थान पर ट वर्ग का तीसरा वर्ण आता है ट ठ ड, तो यहाँ पर ड हो गया और ड में आ की मात्रा लगी तो डा बन गया है। हमने पूरे को मिला दिया तो षडाननः ये बनता है। इसके बाद चौथा उदाहरण देखिए, आगे त वर्ण संधि के पूर्व त हो, संधि के बाद में स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो परिवर्तन क्या होगा, त के स्थान पर हो जाएगा द और स्वर अथवा व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसका उदाहरण हमने समझा यहाँ पर कि जगत जमा ईशः, जगत में देखिए यहाँ पर त है और बाद में ई है यानी स्वर है, तो ई में और जगत का त और ईश का ई, ये दोनों मिलकर के त के स्थान पर इसका तीसरा वर्ण त थ द
उसमें ई की मात्रा लग गई तो जगदीशः पद बना। इसी प्रकार अगला अंतिम उदाहरण प का है। प संधि के पूर्व प वर्ण होगा, संधि के बाद स्वर व्यंजन, संधि के बाद फिर जो परिवर्तन होगा ये यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया है, ये प्लस का साइन नहीं है, ये बराबर का साइन है। और इसके बाद प का परिवर्तन ब में होगा और स्वर अथवा व्यंजन बाद वाले वैसे ही रह जाएंगे। इसका उदाहरण हमने देखा सुप जमा अंतः। सुप जमा अंतः में हमने देखा कि प यहाँ पर लिखा हुआ है, प में प का परिवर्तन ब में हुआ और बाद में अंत है तो अ जो है ब में मिल गया तो सुबंतः बना। इस तरह से ये तालिका दी गई है इसमें। इसके पश्चात आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ आपके बहुविकल्पिक प्रश्न हैं और कुछ जो संधि जो आपको यहाँ वर्कशीट में बताए गए हैं विषय उससे संबंधित हैं। देखिए प्रश्न 1 जिसमें दिया गया है जस्तु संधि के लिए संस्कृत व्याकरण में कौन सा सूत्र है। पहले प्रश्न में ये पूछा गया कि जस्तु संधि के लिए संस्कृत व्याकरण में कौन सा सूत्र है। तो आपको बताया गया 2 सूत्र बताए गए थे, तो उन दोनों लिख सकते हैं या कोई एक लिख सकते हैं। फिर प्रश्न 2 है जस्तु संधि किस संधि का एक रूप है। तो आपको बताना है यह स्वर संधि का भेद है या व्यंजन संधि का है या विसर्ग संधि का है। इसके बाद प्रश्न 3 में आपसे पूछा गया झल और जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सारणी के रूप में सुनियोजित कीजिए। तो सारणी के रूप में सुनियोजित आपको इसमें पहले भी करके बताया गया, आप भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में आपको संधि विच्छेद दिया गया है, उसको संधि करके आपको बताना है कि देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर ये उदाहरण दिया गया है। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दिकांबरः बनेगा या दिकंबरः बनेगा या दिगंबरः बनेगा या कोई नहीं बनेगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर संख्या 5 है चित्त जमा आनंद। एक बात ध्यान दीजिए, हमको ध्यान क्या देना है इसको जोड़ने में कि संधि से पहले प्लस से पहले कौन सा वर्ण है। यानी प्लस के पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में क है तो क में क का परिवर्तन इसी क के ही तीसरे वर्ण में होगा निश्चित रूप से। तो आप तीसरा वर्ण क्या होता है क ख ग घ में से, तो वो परिवर्तन देखेंगे और कौन सा सबसे सही उदाहरण है, सही विकल्प है, आप उसको चुनेंगे। इसके बाद चित्त जमा आनंद है। चित्त में त संधि के पूर्व वर्ण है, त का परिवर्तन किस में होगा, तो त थ द ध तीसरा वर्ण जो है उसमें परिवर्तन होगा। इसके लिए सही उपयुक्त विकल्प कौन सा है आप चुनेंगे। फिर प्रश्न संख्या 6 में उसी प्रकार उत जमा गच्छति। तो उत में जो है तकारांत त है, त का परिवर्तन किस में होगा, जैसे चित्त का होगा वैसे उत का होगा। इसी प्रकार जयत, जयत में भी त है, इसमें त का परिवर्तन किस में होगा, जैसे दोनों उदाहरण है वैसे ये भी है। इसके बाद आपको संधि युक्त पद दिया गया है और संधि विच्छेद पूछा गया है कि 2 विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करते हुए संधि विच्छेद कीजिए। पहला आपको उदाहरण दिया गया तद्धनम। तद्धनम को हम अगर अलग अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, तो आपके सामने उदाहरण हैं, एक तो तत् और एक तत् जमा धनम और दूसरा है ततो धनम। तो आपने जो लक्षण पढ़े हैं उसमें आप देख सकते हैं कि संधि के पूर्व पहला वर्ण होना चाहिए। तो आप क वाला विकल्प देखते हैं तो उसमें भी त है और ख वाला विकल्प देखते हैं तो उसमें भी त है। लेकिन ये ध्यान रखिए ख वाले विकल्प में ततो है तो ओ की भी मात्रा लगी है, लेकिन क वाले में हलंत व्यंजन वर्ण है, इसमें किसी तरह की मात्रा नहीं है। तो व्यंजन संधि की पहचान ही यही है कि हलंत होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, किसी तरह की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है पृथक भूमि ही। इसके पृथक भूमि को यदि अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, तो पृथको भूमि होगा या पृथक जमा भूमि होगा। फिर है वाग्दानम, वाग्दानम को अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा, वकोदानम या वाकदानम। फिर चिदानंद, चित्त प्लस आनंद होगा या चित्त प्लस आनंद होगा। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो पहले जो प्रश्न दिया गया है उसी का विपरीत यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सदगति है, सदगति
का विच्छेद क्या होगा, ये आपको देना है जवाब। अब मुझे लगता है आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं दोनों के सिलेबस में है, इसलिए दोनों कक्षाओं के बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अभ्यास प्रश्नों को करेंगे तो आपको जश्न संधि को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों।